मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है जो मतलब आप मानिए मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म जब होता है इंसान की बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर, उसके बाद जो प्रोडक्ट बच जाता है उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट। क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट। अब वो होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट या होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वालेकुम सलाम। तो पहले हम समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि मेटाबोलाइट का मतलब होता है लिटरली, मतलब इसका होता है समथिंग प्रोड्यूस्ड इन द मेटाबॉलिज्म। तो केमिकल्स जो बन जाते हैं इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो इंसान में बन जाते हैं। बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई है तो जाहिर सी बात है वहाँ मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। अगर वहाँ मेटाबॉलिज्म होगा तो वहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट एसेंशियल, जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, है ना, फिर सेकेंडरी स्कूल। तो वैसे ही इसमें होता है। डेफिनेशन एनसीईआरटी के सेंस से यही चीज़ है कि कंपाउंड्स डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ के अंदर, ऐसे कंपाउंड्स जो डायरेक्टली हमारी ग्रोथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे डेवलपमेंट के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, या रिप्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बन जाते हैं बॉडी के अंदर, उसको जो बॉडी की एसेंशियल नीड होती है उसके लिए। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमारे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बॉडी में नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। अब वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल आती है इसमें अमीनो एसिड्स की, आती है प्रोटीन्स की, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल आती है, न्यूक्लियोटाइड्स की एग्जाम्पल आती है जो हम कल पढ़ रहे थे। थोड़ा बहुत कल हम काम में थोड़ा सा पढ़ना है और हल्का सा लिपिड्स इसमें आ जाते हैं। तो असल बात यह है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिवर्सली प्राइमरी मेटाबोलाइट पाया जाता है। हो गया खत्म। हाँ, अब देखते हैं व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बिल्कुल एसेंशियल होते हैं, बॉडी में फंक्शनिंग के तौर पे काम करते हैं, प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या होम्योस्टेसिस, बॉडी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के बन जाते हैं, वो डायरेक्टली एसेंशियल नहीं होते, बिकॉज दे आर सेकेंडरी, दे आर नॉट एसेंशियल डायरेक्टली। ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन है कंपाउंड्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ। डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट वो नहीं दिखाते, डायरेक्ट डेवलपमेंट में, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं? जो ग्रोथ के तौर पे वो हेल्प करते। ठीक है। नॉन डायरेक्ट इन्वॉल्व इन ग्रोथ इसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन हेल्प करते हैं कुछ और चीज़ों में ग्रोथ के बगैर, इंटरेक्शन में, डिफेंस में, सर्वाइवल में। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे कैसे। तीन चीज़ें क्या? इंटरेक्शन, डिफेंस, सर्वाइवल। ठीक है, इंटरेक्शन, डिफेंस और सर्वाइवल। मतलब इन शॉर्ट इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम देने के लिए होते हैं, मतलब ताकि ये अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से मतलब इंटरेक्ट कर सके, डिफेंस कर सके, सर्वाइव कर सके, इंटरेक्ट कर सके। उसके लिए डायरेक्टली ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं ग्रोथ के अंदर। लेकिन जाहिर सी बात है इनकी इंपॉर्टेंस भी होती है। एसेंशियली ये मतलब ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। इन सिंपल वर्ड्स, दे आर नॉट नीडेड टू स्टे अलाइव इमीडिएटली, बट आर यूजफुल फॉर एडवांटेज। ठीक है। एग्जाम्पल इसमें होती है एनसीईआरटी के हिसाब से, इसमें एल्कलॉइड्स आ जाते हैं, हम देखेंगे मॉर्फिन, क्विनीन इसमें आता है, फ्लेवोनॉइड्स में आ जाते हैं, पिगमेंट्स, है ना, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स वगैरह जो प्लांट्स बनाते हैं ताकि प्रे खा के भाग जाएगी, मतलब वो तीखा लगेगा। कुछ में थॉर्न्स होती है। थॉर्न्स वगैरह क्यों? मतलब ये एक अडेप्टेशन है, थॉर्न्स ये एक एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है ताकि हर भी वो ज़्यादा प्लांट्स ना खा सके और ग्रेज ना कर सके और प्लांट डिक्लाइन हो जाएगी पॉपुलेशन, इसलिए कुछ में कांटे भी होते हैं, वो बच जाते हैं। कुछ ड्रग्स जो होती है, मेडिसिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हम देखेंगे वो कैसे होती है। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, याद रखना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल बट क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल नेचर। डायरेक्ट सर्वाइवल में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, डायरेक्ट डेवलपमेंट में, डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, मगर कैसे इंटरेक्शन करनी है विद एनवायरनमेंट या डिफेंस कैसे करना है उसके तौर पे ये हेल्प कर देता है। एक मेमोरी में आप रख सकते हैं याद, इन शॉर्ट, लाइफ को रन करने के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट जरूरी है। लाइफ सर्वाइव करना स्मार्टर वे में और बिल्कुल प्रोलॉन्ग वे में, इफेक्टिव वे में, और बिल्कुल इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद उधर पे हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इस्तेमाल हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग thousands of compounds, ठीक है, small and big, from living organisms, determining their structure and if possible synthesizing them। ये मोस्ट एक्साइटिंग केमिस्ट्री का एस्पेक्ट है ना, जहाँ पे हम देखते हैं हम स्मॉल और बिग कंपाउंड्स को अलग कर देते हैं। ठीक है,
उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उनको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं उनको, उनकी सिंथेसाइज भी हम बाज़ अवत आर्टिफिशियली कर पाते हैं. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, जहाँ पे अमीनो एसिड्स होंगे, शुगर्स होंगे. For reasons that are given in the section 9.10, we call those biomolecules as metabolites. उनको हम बोलते हैं क्या? Metabolites. जिसमें अमीनो एसिड्स आती है, शुगर्स ना. तो एनिमल टिश्यूज में वन notices the presence of all such categories of compounds as shown in figure 9.1. ठीक है, वहाँ पे पाए जाते हैं. फिगर 9.1 कहाँ पे? नहीं, ये सारे जो यहाँ पे थे, नाइट्रोजन बेस्ड न्यूक्लियोटाइड्स में फैट्स है, ऑयल्स है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, जो कि हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर ऑल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जो आपके सामने ऊपर है. कल मुझे आपको कुछ बातें बोलनी भूल गई थी. पहली बात देखिए आप यहाँ पे. अब देखिए, कल मैंने कहा था कि जो नाइट्रोजनस बेस होती है ना, जब एक नाइट्रोजनस बेस को हम क्या करते हैं ऐड, हम इसको जब ऐड करते हैं शुगर, तो उससे क्या बन जाए? वो न्यूक्लियोसाइड. ये इसको हमने शुगर ऐड कर दिया. शुगर कैसा होता है ना, ऊपर देखिए आप, है ना, शुगर ऐसा होता है CH2OH, यानी कि हाइड्रोक्सी मिथाइल. यहाँ से OH OH OH, कितने कार्बन है? कार्बन एक दो तीन चार है, चार कार्बन. पांचवा बाहर होता है, ये पांचवा कार्बन. यहाँ बीच में क्या होता है? ऑक्सीजन. ये कौन सा है? राइबोस शुगर. अगर यहाँ से आप O बाहर निकालेंगे, यहाँ H रखेंगे, वो क्या होगा? डीऑक्सी राइबोस, जो होता है डीएनए में. बाकी ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर है. ग्लूकोज में क्या होता है? यहाँ पे OH 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 हर जगह, देखिए OH 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 हर जगह पे होता है. बस याद रखना है कि यहाँ पे खाली CH2OH यानी कि हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है, और यहाँ पे होता है ऑक्सीजन. बाकी कितना आसान है. तो उससे बनता है, जब आप ऐड करेंगे, C6H12O6, जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज. और राइबोस क्या होता है? C5H10O5 यहाँ पे होता है. तो यहाँ पे 5:5 का होता है रेशियो, 5:10:5. यहाँ कितना होता है? 6:12:6. ऐसा होता है. तो ऐसे बहुत आसान याद रखना है इसको. डीऑक्सीराइबोस में एक ऑक्सीजन कम लिखना है, यानी कि C5H, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? H10 और O4, है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो डीऑक्सी बन जाता है, जो डीएनए में पाया जाता है. बाकी ये सिंपल था. तो ये जो आपको दिख रहा है फिगर 9.1 में, ये सब कुछ, दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्राइमरी मेटाबोलाइट, ये सारी चीजें. अब बन गया न्यूक्लियोसाइड, शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे CH2OH OH बन गया शुगर. और यहाँ पे क्या? यूरेसिल इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है. शुगर के साथ जब मिल गया नाइट्रोजनस बेस, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड. अब इसी न्यूक्लियोसाइड को प्लस करेंगे, फॉस्फेट बनेगा, क्या? न्यूक्लियोटाइड. यहाँ देखिए आप, आया फॉस्फेट? हाँ, जब यहाँ पे फॉस्फेट आ गया, तो बन गया न्यूक्लियोटाइड. जैसे एडेनाइलिक एसिड यहाँ पे एग्जाम्पल आती है. अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो एडेनिन था, एडेनिन यहाँ पर भी आ गया. जैसे यहाँ पे एडेनोसिन में भी क्या था? एडेनिन. एडेनिन क्या क्या है आखिरकार? एडेनिन इज नथिंग बट अ प्यूरिन. प्यूरिन इज नथिंग बट व्हाट? तो इसमें इंसान होता है कंफ्यूजन, है ना. नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे देखिए आप, दिस इज नाइट्रोजनस बेस. और ये क्या है? शुगर, है ना, ये शुगर मॉलिक्यूल है यहाँ पे. और ये क्या है? फॉस्फोरस. आया ना तीन चीजें यहाँ पे. नाइट्रोजनस बेस भी आ गया, शुगर भी आ गया, और फॉस्फोरस भी आ गया. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड, जो कि एक मोनोमर होता है, जिससे पॉलीमर डीएनए या आरएनए बन जाता है. डीएनए तब जब डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है ऐड, और आरएनए तब जब राइबोस शुगर होता है ऐड. वो भी स्ट्रक्चर ऊपर दिया गया है. तो ये हमने सब खत्म कर दिया स्ट्रक्चर. अब तो हमने अलावा ही खत्म कर दिया, जो नहीं भी था सिलेबस में आपको यहाँ पे. अब चलते हैं नीचे. द मोस्ट एक्साइटिंग ये पढ़ा हमने. इफ वन, अच्छा ये पढ़ा हमने इन एनिमल टिश्यूज, अच्छा ये पढ़ा हमने. तो आपको समझ में आ गया व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. हाउ व्हेन वन एनालाइजेस प्लांट, प्लांट देखेंगे, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स देखेंगे, जो बिल्कुल छोटी सेल्स होती है, ठीक है, माइक्रोबियल सेल्स, जो माइक्रोब्स होते हैं, लिंग, जो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या माइक्रोबियल सेल्स देखेंगे, मतलब ना वही बैक्टीरिया के देखेंगे सेल, प्रोटिस्टा के सेल देखेंगे. तो वहाँ पे हमें थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स मिल जाते हैं, प्लांट में, फंजाई में, ठीक है. अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट के बगैर कुछ और होता है, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट में, फंगस में, माइक्रोबियल सेल्स हैं. और वो कुछ ऐसे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. एल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, रबर होते हैं. इंसान में रबर होता है? नहीं होता इंसान में रबर. एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, गम्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं. दीज आर नथिंग बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. टेबल 9.3 में देखिए आप, सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. While the primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes, पता होती है इनके normal functions है, growth है, reproduction है, development है. primary metabolites के जो क्या होते हैं? lipids है, या amino acids है, या न्यूक्लियोटाइड्स, जो ऊपर सारे आ गए थे हमें, या शुगर है.
अगर हम बात करते हैं कि we do not at the moment understand the role or functions of the secondary metabolites in the host organisms. होस्ट ऑर्गेनिजम्स में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या फंक्शन होता है होस्ट में। होस्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं होस्ट हूँ, आ गया मच्छर बैठ गया मुझे ऊपर, वो क्या है? पैरासाइट। तो वैसे ही होस्ट में समझ नहीं आता है इनका मतलब फंक्शन क्या है। हाउ आर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, जैसे रबर पता है ना, ड्रग्स होती है, कुछ दवाई मेडिसिन के लिए, स्पाइसेस होती है, सेंट्स होती है, पिगमेंट्स होती है, तो हमारे ह्यूमन यूज के लिए ये डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाती है। secondary metabolites, some secondary metabolites have ecological importance, मतलब environmental importance इनकी होती है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, जो environment के साथ इंटरेक्शन करता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज अ स्टडी वेयर वी स्टडी अबाउट द, जी सर बिकॉज मैं एथिका, अच्छा एथिका में थे माशाल्लाह। इकोलॉजी एक ऐसी स्टडी होती है जहाँ पे इंसान जो है वो पढ़ता है स्टडी की इंटरेक्शन कैसे करता है प्लांट और एनिमल्स, या बोलेंगे कैसे बायोटिक फैक्टर्स करते हैं इंटरेक्ट विद ए बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स क्या, इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, या जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं विद ए बायोटिक कंपोनेंट्स, सनलाइट है, वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उस चीज़ से इकोलॉजी होती है मेंटेन, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम होता है मेंटेन। तो इसमें उसकी इंपॉर्टेंस भी होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। इन द लेटर चैप्टर्स एंड वहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपको 12 में है इकोलॉजी। पिगमेंट्स देखिए आप थोड़े से। पिगमेंट्स क्या करते हैं? पिगमेंट कुछ नहीं करते, बस कलर देते हैं ना, जो हम जानते हैं पिगमेंट का मतलब होता है कलर गिविंग सब्सटेंस। कंपाउंड्स दैट गिव कलर टू प्लांट्स, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया कैरोटीनॉइड्स, जो हम जानते हैं येलो या ऑरेंज होते हैं, और एंथोसायनिन्स। एंथोसायनिन्स जो है वो रेड हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, या पर्पल हो सकते हैं। तो इसी एतबार से रंग मिल जाता है प्लांट्स को, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये रंग देते हैं एंथोसायनिन्स भी और कैरोटीनॉइड्स भी। एंथोसायनिन्स रेड, ब्लू और पर्पल, ये एनसीईआरटी ने लिखा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में, जरूरी है, ये बहुत बेसिक्स है। तो आखिर रंग से क्या होता है? रंग से क्या होता है प्लांट्स को? जितना बेहतरीन रंग होता है प्लांट का, उतना अट्रैक्ट हो जाते हैं पॉलिनेटर्स। जितना खतरनाक मधुमक्खी को दिख रहा है रेड रेड फ्लावर, अच्छा जूसी फ्लावर, उतना वो आएगी ना सर्च पर नेक्टर चूसने के लिए। तो ये होता है इसका फंक्शन पिगमेंट्स का आमतौर पे। अब एल्कोलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन एग्जांपल आती है, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। एल्कलॉइड का मतलब होता है जो एल्कली लाइक होते हैं, मतलब जो एल्कलाइन होते हैं, जो बेसिक होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग जो होते हैं, अल्कली, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विद स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जिनका होता है, लेकिन नाइट्रोजन एल्कलाइड्स में होता है। तो इसमें क्या आते हैं? मॉर्फिन, कोडीन। तो मॉर्फिन और कोडीन आमतौर पे डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। टॉक्सिक होता है एनिमल्स के लिए, मानिए जिन प्लांट्स में एल्कोलाइड्स, एल्कोलाइड होता है ना, अब उनको खा रहा है कोई बेचारा हर्बीवोर, उसको बहुत टॉक्सिक लगता है, वो छोड़ देता है, फिर खाता नहीं है। तो इसी एतबार से डिफेंस की हेल्प होता है, मिलती है कि नहीं? हाँ, डिफेंस ऐसे करते हैं प्लांट अपना, वरना कैसे डिफेंस करेगा वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के बाद। तो जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। जो मॉर्फिन, कोडीन होता है, इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन होता है, ये बड़े टॉक्सिक होते हैं। तो जब प्लांट खाता है तो इट डिटर्स द, डिटर्स लफ्ज आता है डिटर, ये लफ्ज आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है प्लांट इकोलॉजी में। डिटर मतलब दूर करना, दूर भगाता है ये इनको, हर्बीवोर्स को, जो ग्रेजिंग करते हैं। ऐसे ही देखिए आप टेरिपिनॉइड्स। टेरिपिनॉइड्स में आती है एग्जांपल मोनोटेरपिन्स और डाइटेरपिन्स। अब टेरिपिनॉइड्स क्या होते हैं? वो होते, यहाँ पे ये वाला नहीं है, ये वाला है। अ, वो होते लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट कंपाउंड्स यूज्ड इन स्मेल, डिफेंस एंड सिग्नलिंग। तीन चीजें, स्मेल, डिफेंस और सिग्नलिंग के तौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं। ये आपके सिलेबस पे नहीं है, फिर भी आपको किसी ज्यादा आइडिया होना चाहिए, मोनोटेरपिन्स या डायपटेरपिन्स। तो बेसिकली फंक्शन के क्या होती है? डिफेंस, स्मेल वगैरह, वही सब चीजें। एसेंशियल ऑयल्स की अगर बात करें, लेमन ग्रास ऑयल जो होता है, ये बहुत वोलेटाइल होता है। आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, वोलेटाइल होता है, जो मतलब होता है इसलिए इवेपोरेट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? वोलेटाइल। आप पढ़ेंगे वोलेटाइल कंपाउंड्स, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। वोलेटाइल मतलब जो जल्दी होते हैं इवेपोरेट, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल एरोमेटिक कंपाउंड जो जल्दी होते हैं इवेपोरेट, उसमें वो एसेंशियल ऑयल उन्हीं में आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें लेमन ग्रास ऑयल आता है। और इसका क्या होता है मतलब फंक्शन? स्मेल, डिफेंस और अट्रैक्शन के तौर पे।
ये होता है। उसके बाद हम देखते हैं टॉक्सिन्स के बारे में, जो मतलब पॉइजन होता है, टॉक्सिन होते हैं। और अब्रिन और रिसिन इसमें एग्जाम्पल आती है। जो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस। और बिन और रिसिन प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर्स, जब प्रेडेटर्स हमला करते हैं तो उनको मिल जाए, वो खुद भाग जाते हैं टॉक्सिन को टेस्ट करने के बाद। अब है लेसिथ, क्या है ये? लेक्टिन्स। लेक्टिन्स में कौन कैनावेलन ए एग्जाम्पल आती है। ऐसे प्रोटीन जो करते हैं बाइंड, दैट बाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन होता है, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सेल्फ रिकग्निशन और डिफेंस इनका इनका फंक्शन होता है। अब ड्रग्स, पता ही है, जाहिर सी बात है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्लांट से डिराइव्ड होते हैं, जो हमें ड्रग्स प्लांट से मिल जाते हैं। तो जैसे हमें मिलता है एक ड्रग जो उसने दिया है विन ब्लास्टिन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप लिखिए इसको, एंटी कैंसर ड्रग होता है विन ब्लास्टिन। और करक्यूमिन जो होता है, ऐसे में ड्रग्स मिल जाते हैं। अब पॉलीमेरिक सब्सटेंस जैसे रबर है, गम्स है, सेलुलोज है। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस मतलब होता है, पॉलीमेरिक का मतलब होता है मेनी यूनिट्स, पॉलीमर, है ना। इसे बोलते हैं पॉलीमर, जो बनते हैं मल्टीपल यूनिट से। डीएनए से पॉलीमर बनता है कैसे? मोनोमर से। मोनोमर कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड इज ऑल्सो डीएनए। तो क्या है? पॉलीमर। ये क्या है? मोनोमर, सिंगल यूनिट, पॉलीमर मेनी यूनिट्स। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो बन जाते हैं स्मॉल रिपीटिंग स्मॉल यूनिट्स, जिनको बोलते हैं पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो रबर, गम्स और सेलुलोज पॉलीमेरिक सब्सटेंस की एग्जाम्पल में आ जाता है। इसी के साथ हमने ये खत्म कर दिया। अब चलते हैं नीचे। अब हम पढ़ेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो बड़े होते हैं। हम पहले थे बेसिक्स, वाला ये समझ नहीं आएगा ये सब कुछ। देखिए, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है, अगर देखिए हमने ट्रेंडिंग, बायो मतलब लाइफ, मैक्रो मतलब लार्ज, मॉलिक्यूल मतलब केमिकल यूनिट। तो लाइफ का लार्ज केमिकल यूनिट यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स, इन शॉर्ट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए। लार्ज मॉलिक्यूल जो कहाँ पे होंगे? बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है, लार्ज होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सेल्स। जब मैक्रो आ गया तो मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। माइक्रो क्या होता है? छोटा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स। तो की आइडिया यहाँ पे आप समझिए ऐसे कि दीज आर नॉट स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। ये बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड, ये आप याद करिए। अगर अभी याद नहीं रखेंगे आप, फिर कुछ समझ नहीं आएगा आगे। प्रोटीन एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। पॉलीसेकेराइड एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डीएनए आरएनए इसमें एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। डीएनए और आरएनए, ये भी क्या होता है? ये एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। अब देखिए आप वापस से, जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जो पहला आता है वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन एक पॉलीमर होता है। क्या होता है? प्रोटीन एक पॉलीमर होता है। अब अगर ये पॉलीमर है, किससे बनेगा? मोनोमर से। मोनोमर कौन यहाँ पे होता है? अमीनो एसिड। यहाँ पे जो अमीनो एसिड होता है, ये होता है क्या? मोनोमर। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अमीनो एसिड जो होता है वो एक मोनोमर होता है। अब ऐसे अमीनो एसिड मिल रहा है, सिंगल यूनिट बना रहा है, क्या? पॉलीमर, मल्टीपल यूनिट्स यानी कि प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है? एंजाइम्स बनाता है या स्ट्रक्चर देता है हमारी बॉडी को, है ना, पता है आपको। अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है? हम जानते हैं कि मेड ऑफ मनी शुगर्स, ग्लूकोज यूनिट्स जो होते हैं ना, उससे बनता है पॉलीसेकेराइड। हम बोलेंगे ग्लूकोज यूनिट या बोलेंगे शुगर, एक ही बात है। तो ग्लूकोज यूनिट से ना ग्लूकोज 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 क्या बनाएगा? पॉलीसेकेराइड, ठीक है। एग्जाम्पल आती है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, जो आप जब जानते हैं। और डीएनए बताइए आपको, न्यूक्लियस से किससे बन जाते हैं? मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है? मोनोमर। ये क्या है? पॉलीमर। तो क्या यहाँ पे नहीं आता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में? अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि अमीनो एसिड की जब कॉम्बिनेशन हो जाती है, तब बनता है क्या? प्रोटीन। वो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अमीनो एसिड खुद नहीं है। ग्लूकोज है नहीं, ग्लूकोज जब जुड़ता है बनाता है क्या? पॉलीसेकेराइड। वो क्या है? वो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड इज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे इसमें उसमें एग्जाम्पल क्या आती है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। ठीक है। जो डीएनए आरएनए वो किस में आते हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। खुद न्यूक्लियोटाइड्स नहीं आते, जैसे एनाइलिक एसिड है,
क्या यूटाइल एक एसिड है, जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो खुद बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं आ जाते, बिकॉज दे आर स्मॉल, दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। देखिए आप बोल सकते हैं एक ही बात है, वेदर यू विल से माइक्रोमोलिक्यूल्स और यू विल से मोनोमर, सेम बात है। वेदर यू विल से मैक्रोमोलिक्यूल और यू विल से पॉलीमर, सेम बात है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब लिपिड थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट यहाँ पे होता है। आगे भी आंसर लिखा है वो कि एनसीईआरटी कहती है ट्रीट लिपिड को एज मैक्रोमोलिक्यूल फंक्शनल, ये बात ध्यान सुनिए। एनसीईआरटी कहती है ट्रीट लिपिड्स को एज मैक्रोमोलिक्यूल्स फंक्शनली। फंक्शनली दे एक्ट एज मैक्रोमोलिक्यूल्स, बट केमिकली वो ट्रू पॉलीमर्स नहीं होते। केमिकली वो ट्रू पॉलीमर्स नहीं होते, लेकिन फंक्शनली जो है उनको ट्रीट किया जाता है एज मैक्रोमोलिक्यूल्स फंक्शनली, केमिकली नहीं। ट्रू पॉलीमर्स नहीं होते केमिकली वो। देखिए स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन करते बनाते क्या, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते शॉर्ट में कंबाइन करके क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल, और क्या है, कुछ था ही नहीं। इन शॉर्ट इतना अगर आपको याद है काफ़ी है। अमीनो एसिड की चेन बन जाती है, बनता है प्रोटीन। ग्लूकोज चेन बन जाती है, जुड़ जुड़ के बनता है स्टार्च। न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के क्या बनाता है, डीएनए। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये हमें समझ आ गया कि प्रोटीन्स जो है या पॉलीसेकेराइड्स जो है या न्यूक्लिक एसिड्स जो है, जो लिपिड्स कंटेक्चुअली यानी कि फंक्शनली जो है, लिपिड्स आर आल्सो कंसिडर्ड इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब देखते हैं, हम थोड़ा सा समझ आएगा, थोड़ा और पढ़ना है बेसिक्स यहाँ पे। There's one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool। जो कंपाउंड्स हमें एसिड soluble पूल में मिल जाते हैं, उनका एक कॉमन फीचर होता है, वो ये होता है कि दे हैव मॉलिक्यूलर वेट्स रेंजिंग फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन्स। एंड डाल्टन एक यूनिट है, आपने पढ़ा हुआ यूनिट से मेजरमेंट में शायद ये चीज। इतना उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिनको उसको हम डाल्टन के अंदर मतलब मेजर करते हैं, जो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर होते हैं। अब एसिड सॉल्युबल पूल क्या होता है, आपको मैंने पिछली बार कहा था, फिर भी ये चीज इन शॉर्ट, आप मानी एसिड मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग केमिकल। फॉर एग्जाम्पल टी सी यहाँ पे आता है, इस्तेमाल किया जाता है एक्सपेरिमेंट के अंदर। सॉल्युबल जो डिजोल्व हो जाएगा, पूल मतलब कलेक्शन है ना, जैसे हम बोलते हैं पूल में पानी है, उसमें क्या होता है, पानी होता है। असली पूल का मतलब होता है कलेक्शन, जैसे हम बोलते हैं जीन पूल, बोलते हैं जीन पूल मतलब कलेक्शन ऑफ जीन। पूल का मतलब होता है कलेक्शन, लिटरली। अब एसिड सॉल्युबल पूल हो गया जहाँ पे कुछ घुल घुल जाएगा एसिड के साथ। ठीक है, मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन एसिड, शॉर्ट में खत्म मसला है ना। तो एसिड सॉल्युबल पूल एक ऐसा फ्रैक्शन होता है ऑफ सेल कंटेंट्स, है ना। सेल कंटेंट्स का फ्रैक्शन, यहाँ बोलेंगे सेल कंटेंट क्या होता है, सेल किससे बन जाती है, इन्हीं माइक्रोमोलिक्यूल, इन्हीं मतलब बायोमोलिक्यूल से ही, है ना। तो जो डिसॉल्व होते हैं ना एसिड के अंदर, जैसे हम बोलेंगे टीसी एसिड के अंदर, यानी कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जो हमने पढ़ा था पिछली बार वहां पे। एंड कंटेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो डिसॉल्व होता है ना, एसिड सॉल्युबल पूल होता है। जब मैं घुला रहा हूं एसिड के साथ सेल को, जिसमें पाए जाते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेल कंटेंट्स यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स, और डिसॉल्व करने के बाद टीसीए के साथ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, जो हमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो डिसॉल्व हो गए, स्मॉल तो होंगे ना, जाहिर सी बात है, जो मतलब पास करते उधर से चीज क्लॉथ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है। जो एसिड सॉल्युबल पूल्स में पाए जाएंगे वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। उनका कम होता है मॉलिक्यूलर वेट, वो कहता है रेंज फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन्स। ओनली स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसलिए वो उतर जाते हैं नीचे ना, होते घुल जाते हैं इसमें। इसके साथ उसमें क्या थी एग्जाम्पल, जाहिर सी बात है, जो छोटे छोटे होंगे, जो मोनोमर्स होंगे, जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, अमीनो एसिड्स है, शुगर्स है, चाहे ग्लूकोज या शुगर एक ही बात है, न्यूक्लियोटाइड्स है, वाइटामिन है, आयंस है। अब इसमें क्या नहीं आता है, मतलब ऐसे सॉल्युबल पूल में जब हमने मिला दिया सेल कंटेंट्स को, वहां पे क्या नहीं आएगा, चीज क्लॉथ से नीचे जो ऊपर रह जाएगा, जो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा बड़े बड़े जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को समझाने से कंट्रास्ट दिया है स्टार्टिंग में, पहले इसका उल्टा बोल दिया है ताकि हम समझेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे सॉल्युबल पूल में जा रहे हैं। सॉरी, माइक्रो वाले, मैक्रो कहाँ रहेंगे, ऊपर ही। प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड, डीएनए, आरएनए, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, वो ऊपर रहेंगे। बिकॉज दीज आर लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर नॉट soluble इन द एसिड। अब देखिए, अब एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन क्या होता है। एसिड लाया,
गुला राउंड नीचे उतर गया, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अब कुछ रह गया एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल पूल, ऐसा कलेक्शन जहाँ पे कुछ मिल गया एसिड के साथ फ्रैक्शन, सेल के जो कम पार्ट्स थे, यहाँ बोलेंगे बायोमोलिक्यूल, जो छोटे छोटे थे, मोनोमर्स, यहाँ बोलेंगे जो बायो ये थे क्या बोलेंगे उनको, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे देखिए आप पॉलीसेकेराइड, यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है, कंटेन्स प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, या पॉलीसेकेराइड। बेसिकली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पे पाए जाएंगे व्हेन सेल्स आर ट्रीटेड विद एसिड, स्मॉल, इन शॉर्ट ये समरी है, स्मॉल मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएंगे ना, वो बन जाएंगे कहाँ पे, एसिड सॉल्युबल पूल में, वो चीज क्लॉथ से पास हो जाएंगे। लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स चीज क्लॉथ से पास नहीं हो जाएंगे, या कोई फिल्टर रखेंगे, वो फिल्टर से पास नहीं हो रहे, ऊपर रह रहे वो, तो उनको बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, या बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एक ही बात है। अ, जहाँ पे टी सी कहते हैं इस्तेमाल, एसिड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सॉल्युबल, अच्छा ये हो गया खत्म। The acid soluble pool is the fraction of cell contents that dissolve in acid like trichloroacetic acid and contains small micromolecules। ये जो मैंने कहा आपको, हाँ ये हो गया खत्म, हाँ। एंड एंड का पॉइंट जो समझ आएगा आपको, वन लाइन मेमोरी। एसिड सॉल्युबल मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एसिड इनसॉल्युबल मतलब जो ऊपर रहेगा लार्ज मॉलिक्यूल, जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, खत्म मसला। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है ना, वही हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहां पे क्या क्या आ जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल में ये चार जो बड़े बड़े असल में होते हैं, इनको आप करूंगा मैं हाईलाइट खतरनाक पेन से, यानी कि रेड पेन से। These classes of compounds, with exception of lipids, have molecular weights in the range of 10,000 Daltons and above। अब देखिए आप यहाँ पे कितना ज्यादा कंपेयर टू बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, molecular weight of 10,000, 10K किलो डाल्टन, 10,000 किलो डाल्टन यहाँ पे होता है, एंड अबो, विद एक्सेप्शन ऑफ व्हाट, लिपिड, क्योंकि लिपिड इज कंसिडर्ड व्हाट, ये लिखिए पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी वाला भूल जाएगा, लिपिड को हम कहते हैं कंसिडर फंक्शनली व्हाट, फंक्शनली इसको हम कहते हैं कंसिडर एज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बट केमिकली इसको हम कंसिडर नहीं करते एज ट्रू पॉलीमर या एज ट्रू बायो मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि इसका रेंज जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन की जितना नहीं होता है। एक्सेप्शन ये यहाँ पे है। For this very reason, biomolecules, that is chemical compounds found in the living organisms, are of 2 types. One, those which have molecular weight less than the 1,000 Dalton, ठीक है, जो यहाँ पे less than the 1,000 Dalton, and are usually referred to as micromolecules। एग्जाम्पल मैंने कहा आपको भी क्या है। और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स, while those which are, उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। उन्हीं बायोमोलिक्यूल से या माइक्रोमोलिक्यूल से या हम बोलेंगे मोनोमर से क्या बनता है, पॉलीमर या बायोमैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। while those which are found in the acid soluble fraction में जो मिल जाते हैं ना, इनसॉल्युबल जो सॉल्युबल नहीं होते, जो ऊपर रह जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, जो बड़े होते हैं, चाहे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड से, पॉलीसेकेराइड, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, जहाँ पे 10,000 किलो डालते जितना मोलिकुलर वेट नहीं होता, लेकिन फिर भी दैट इज कंसिडर्ड फंक्शनली एज अ बायोमोलिक्यूल बट नॉट केमिकली एज अ ट्रू बायोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल और ट्रू पॉलीमर। अब देखिए आप द मॉलिक्यूल्स इन द, ये समझ लिखना चाहिए सारा, ये पहले हम बेसिक पढ़ेंगे इसका, तब जाके फिर आपके समझ पाएंगे। पहले आप ये समझिए, तब समझ आएगा ये चीज़। देखिए एवरेज कंपोजिशन हमारी बॉडी में क्या होता है सेल्स का, हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है सेल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कंपोनेंट्स, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है। जैसा कि आप जानते हैं किससे बनता है सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन से भी, कार्बोहाइड्रेट से भी, लिपिड से भी, है ना। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, जाहिर सी बात है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए वहीं पे होता है, आयंस भी होते हैं, पास वास वगैरह, वो ये ट्रांसपोर्ट में। अब देखिए अब परसेंटेज कितनी होती है, वाटर 70 to 90% होता है। वाटर के बगैर पॉसिबल नहीं है लाइफ, कुछ भी नहीं। अब देखिए अब कुरान की प्रिसाइज वर्डिंग क्या है, दुनिया में हर सेल में पानी है, और पानी के बगैर लाइफ इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्या, हमने लाइफ दी हर चीज को पानी से, लाइफ। देखिए प्रिसाइज वर्डिंग क्या है, जो वाटर होता है ना, देखिए ऑल लिविंग सेल्स कंटेन वाटर एज अ मेजर कंपोनेंट, है ना।
क्यों? क्योंकि वाटर रिक्वायर होता है केमिकल रिएक्शंस के लिए। जब वाटर होगा नहीं तो मेटाबॉलिज्म कैसे चलेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए वाटर इज सबसे इंपॉर्टेंट। मेंटेनिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो केमिकल रिएक्शंस कहाँ होती है? वाटर में। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस कहाँ होते हैं? सेल के वाटर में। स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे होता है सेल में? वाटर से। अगर वाटर नहीं होगा सेल डेड हो जाती है। तो लगभग लगभग सेल्स में 70 to 90% वाटर होता है, इतना ज्यादा वाटर। साइटोप्लाज्म मोस्टली क्या होता है? वाटर ही होता है ना वो। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है। कुछ स्ट्रक्चर्स में बहुत कम पानी होता है, जैसे सीड्स में जो ड्राई स्टेट में होता है, या स्पोर्स में। ठीक है, लेकिन वो फिर डॉर्मेंट रहते हैं, वो एक्टिवली में ना फिर लिव कर जिंदा रह पाते हैं। तो जिंदगी खाली पानी से मिल सकती है, उसके बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए आप, इफ ए सेल हैज टू नो वाटर, इट्स नॉन फंक्शनल। बिल्कुल, पानी नहीं है तो ये नॉन फंक्शनल, इफेक्टिवली डेड हो जाएगी सेल, डॉर्मेंट स्टेट में जाएगी ये। तो जैसे अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है सूरह अंबिया के अंदर, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्या, वी मेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अ, ये पता है आपको, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे। देखिए, लिपिड्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लिपिड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स लेस देन, मतलब कितना, 800 डाल्टन से कम कम होते हैं ये। स्टिल दे आर कंसिडर्ड व्हाट? दे आर कंसिडर्ड एज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स फंक्शनली, नॉट केमिकली, हमने कहा था अभी वो। सो लॉजिकली वो होने चाहिए कहाँ पे? इन द एसिड सॉल्युबल पूल, है ना? कि वो एसिड से घुल जाएंगे क्योंकि छोटा इनका मॉलिक्यूलर वेट है। लेकिन ये आखिरकार क्यों नहीं घुल जाते हैं? मतलब आखिर ये क्यों रहता है ऊपर? ये क्यों एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रहता है? ये क्यों नहीं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन या एसिड सॉल्युबल पूल में जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए वो क्या है। बट दे अपीयर इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, नॉट सॉल्युबल। व्हाई? यहाँ पे है, lipids are not behaving as individual molecules in cells. लिपिड्स एक सेल के अंदर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव नहीं करते। लिपिड्स सेल के अंदर आर नॉट फ्लोटिंग फ्रीली, वो फ्रीली फ्लोट नहीं करते। दे आर नॉट डिजॉल्व लाइक ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज डिजॉल्व होता है मतलब पूरा सेल में, तो वो आराम से एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन से गुजरता है। जब एसिड के साथ मिलाते हैं उसको, वो घुल जाता है, आता है नीचे फिल्टर में। उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, मतलब जो फिल्टर हो जाएगा, ठीक। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेम्ब्रेन्स। वो होते ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। वो कहाँ होते हैं? लिपिड बाइलेयर मॉडल बना ना, लिपिड बाइलेयर मॉडल। फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स होते हैं ना वो, जहाँ पर लिपिड की टेल होती है, जो हाइड्रोफोबिक होती है, अंदर की ओर होती है, दो टेलें होती है। तो वो मेम्ब्रेन में चूंकि होता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जब टिश्यू ग्राइंडिंग कर दी जाती है, तोड़ दिया जाता है, ठीक है, उस मोटार और पेस्टल के अंदर ऐसे ऐसे किया विद एसिड, सेल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। मेम्ब्रेन ब्रेक होता है इनटू पीसेस। अब ये जो मेम्ब्रेन ब्रेक होता है पीसेस में, जब हम सेल को मोटर और पेस्टल में ग्राइंड करते हैं, तो दीज पीसेस फॉर्म वेजिकल। ये एक वेजिकल बनाते हैं। वेजिकल मतलब होता है स्मॉल मेम्ब्रेन बबल। अब जब ये स्मॉल मेम्ब्रेन बबल बन जाता है, अगर हम एसिड भी अब ऐड कर रहे हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो डिसॉल्व तो हो रहे हैं। अब जो मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स है, जो मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स, अब मेम्ब्रेन को टूट गया सेल मेम्ब्रेन, वो लिपिड रिच वेसल से बन गया ना। अब जो फ्रेगमेंट टूट गया, अब वो जो फ्रेगमेंट्स है वो क्या बना रहे? लिपिड रिच वेसिकल्स। या तो बोलेंगे मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट, या बोलते हैं लिपिड रिच वेसिकल्स। मानिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे गुच्छे में लिपिड पाया जाएगा विद सेल मेम्ब्रेन के पार्ट्स, अज्जा बाकी बाकी, तो डिसॉल्व नहीं हो जाते। लिपिड्स कम इन, आप मानिए आप लिपिड अब मिल रहा है ना, वहां प्रोटीन भी है उसके साथ, वहां पे कार्बोहाइड्रेट भी है, वो बोलते हैं तुम बड़े बड़े हो, मुझे अपने साथ ले जाओ। आप समझ रहे? ऐसे यहाँ पे हो जाता है। आप मानिए मिसाल इसकी मैं देता हूँ आपको। आप मानिए किसी जगह पे किसी बच्चों को अलाउ नहीं करते जाना, ठीक है। अब मुझे एक छोटा बच्चा है, मैं उसको भर दिया अंदर से, ठीक है, कहा जा अंदर, मैंने ऊपर से बंद कर दिया, अब कोई देख नहीं रहा है, मैं घुस गया आराम से। वैसे ही लिपिड भी ज़्यादा बोलता है, अब तुम्हें तुम्हारे साथ ही था, मुझे छोड़ो कि तुम, मैं छोटा हूँ, अब तुम्हें मुझे अपने साथ लो। फिर उसको बोलता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आ जाओ, ऐसा कोई बात नहीं, करता है उसको बंद। वैसे आप समझिए इसको। हालांकि छोटा होता है ये। लिपिड कम इन एसिड soluble फ्रैक्शन नॉट बिकॉज ऑफ साइज, बट बिकॉज दे एग्जिस्ट एज इनसॉल्युबल स्ट्रक्चरल एग्रीगेट। ये बता कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे समझ एनसीईआरटी की लाइन सारी।
लिपिड कम इन एसिड insoluble फ्रैक्शन नॉट बिकॉज ऑफ साइज बट बिकॉज दे एग्जिस्ट। वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी जो क्या बोलेंगे हम, कन्फिग्रेशन है वो कैसी होती है, एज insoluble स्ट्रक्चरल एग्रीगेट्स। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चरल एग्रीगेट्स में वो जाते हैं जो इनसॉल्वेबल खुद होते हैं मजमूई तौर पे। अब अंदर से बच्चे को मैं छुपाया, मुझे छोड़ेंगे। अगर बच्चे को बोलूंगा जाओ बच्चे अकेले जाओ, उसको छोड़ेंगे नहीं। बच्चे को मैं अपने अंदर भर रहा हूँ, हम बन गए एग्रीगेट, अब हम चल रहे हैं, हमें छोड़ रहे हैं वहां पे। तो वैसे आप समझ सकते हो ये चीज। लिपिड्स आर केमिकली स्मॉल बट फिजिकली बिहेव लाइक लार्ज स्ट्रक्चर्स। कोई छोटा बच्चा होता है, बोलता है मुझे भी आना है आपके साथ उस जगह पे, मैं उसको बोलता हूँ आ जाओ, कोई बात नहीं, वरता मैं इसको अंदर से। वैसी एग्जाम्पल अच्छी है। लिपिड्स आर नॉट ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स बट दे अपीयर इन मैक्रोमोलिक्यूलर एसिड्स इन सॉल्युबल फ्रैक्शन ड्यू टू द अरेंजमेंट, है ना। तो ये बात समझनी है, बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट। तो ये हमें समझ में आना चाहिए था। तो आखिरकार इंपॉर्टेंट बात ये कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे, नॉट जस्ट ऑन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, बच्चा खुद नहीं जा पाता, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम था, लेकिन हम स्ट्रक्चर उसने अपना ऐसा बना दिया वो घुस गया मेरे अंदर से। अब वो दिखता ही नहीं है, बाहर वालों को बोल रहे चलो तुम भी आ जाओ उसके साथ ही, अब तुम एग्रीगेट बन गए क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम किसी के साथ हो। आप अकेले बच्चे को ना छोड़ते ही हम कहीं पे, जब बच्चे को बोलते चलो उसका बड़ा साथ है फिर छोड़ते बच्चे को। वैसे ही बच्चा होता है लिपिड, ये बोलते हैं अब मैं बड़े बड़ों के साथ जाता, अब मुझे ये लेंगे अपने साथ। तो आप समझते लिपिड स्मॉल है बट दे एक्ट बिग बिकॉज दे फॉर्म मेमोरी, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब ये समझ आएगा ये लाइन। द मॉलिक्यूल्स इन द insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलीमेरिक या substances या पॉलीमर एक ही बात है। whether you will say polymeric substance or you can say polymer simply, जो सिंगल सब यूनिट मोनोमर से बन जाता है। मोनोमर, पॉली मतलब मल्टीपल यूनिट्स, मोनो मतलब सिंगल यूनिट, मोनोमर मिलके क्या बनाता है, पॉलीमर। तो बाकी सारे तो पॉलीमर्स ही होते हैं ना। मतलब हम फॉर एग्जांपल हम बोलते प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड की चेन से। डीएनए कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड की चेन से। ये कैसे बनता है, ये नहीं, ये क्या बच गया, तो ऐसी। देन व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट्स डू नॉट एक्सीड्स 800 किलो डाल्टन, इससे भी कम होता है, लेस देन 800 किलो डाल्टन का वेट होता है, इतने छोटे होते हैं ये, कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, हल्के होते हैं। कम अंडर एसिड insoluble fraction, that is macromolecular function. Lipids are indeed small molecular weight compounds and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes. Mein. When we grind a tissue, we are disrupting the cell structure. Cell membrane and other membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble. Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool, and hence in macromolecular fraction, lipids are not strictly macromolecules. They are not true macromolecules or true polymers because they are not made up of true polymeric substances. तो उसके बाद the acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition। जो एसिड soluble pool होता है वो हमें रफली बोलता है साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन क्या होता है सेल के अंदर। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन किस चीज से बन जाता है, किस चीज से एक कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, जिससे कोई चीज बन जाता है ना। कंपोजिशन मतलब यहाँ पे पार्ट्स अज्जा जो मतलब चीजों से बन जाता है। मैं आज ही पढ़ रहा था ये फिलोसफी में एक चीज ना, कंपोजिशन थी उसको बोलते हैं। मतलब जो चीज पार्ट से बन जाता है वो नेसेसरी नहीं हो सकता है। यूनिवर्स जो है वो पार्ट से बन गई है, यूनिवर्स इज कंपोजिट। तो यूनिवर्स हमेशा से नहीं हो सकती है, मतलब ये डिपेंडेंट नेसेसरली है, क्योंकि जो गॉड है वो पार्ट से नहीं बन गया है, वो परफेक्ट है। यूनिवर्स पार्ट से बन गई, ये डिविजिबल है। जो चीज़ डिविजिबल होती है वो डिपेंडेंट होती है, जो चीज़ कंपोजिट होती है वो डिपेंडेंट होती है। तो जाहिर सी बात है यूनिवर्स एक डिपेंडेंट मतलब है, एग्जिस्ट